नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डेली करंट अफेयर न्यूज़ के संदर्भ में जो हम लोग डेली एडिटोरियल पेज के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर के प्रमुख आर्टिकल, आज जो प्रमुख रूप से जो न्यूज़ में चर्चा था, वह ये था समान नागरिक संहिता, जो आर्टिकल 44 है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं क्या है कैसे है। आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 4 में, जो संविधान का भाग 4 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 36 से 51 के तहत। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो भाग 4 है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य के लिए स्वेच्छाचारी है। यानी कि स्वेच्छाचारी का मतलब क्या? यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे आप भाग 3 में देखते होंगे कि मौलिक अधिकार है तो सरकार के लिए बाध्यकारी है, लेकिन जो भाग 4 है, यह स्वेच्छाचारी यानी सरकार के लिए एक निर्देश है। सरकार को इस निर्देश के अनुसार ही अपनी विधि का निर्माण करना पड़ता है, लेकिन वह विधि परिवर्तनीय नहीं है। यदि वह विधि संविधान का भाग 4 में बताए हुए विशेषताओं का उल्लंघन करता है, तो उस उल्लंघन को हम कहीं भी, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के हाई कोर्ट के माध्यम से उसको परिवर्तनीय नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वेच्छाचारी है। इसी के संदर्भ में जो आर्टिकल 44 है, जो चर्चा था, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए, आप जानते हैं कि जैसे विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, या दत्तक ग्रहण या विरासत एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामले हों, ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाली एक विधियों का स्वरूप है आर्टिकल 44। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये एक विधियों का स्वरूप है। इसके माध्यम से भारत में जो ये तमाम प्रकार की समस्याएं निकल कर आती हैं, इस समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार यह आर्टिकल चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि भारत सरकार, केंद्र की सरकार, ऐसा विचारधारा है कि जल्द ही इस आर्टिकल 44 पर एक विधि का प्रारूप करने के लिए सरकार चिंतित है। तो इस उद्देश्य से थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसके क्या सकारात्मक प्रभाव हैं और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है देश हित पर। जब हम सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव में आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं विधि के समक्ष समता, जो आर्टिकल 44 है, सॉरी आर्टिकल जो 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 के तहत जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ऐसा माना जा रहा है कि यह पूर्ण रूप से लागू हो सकता है। क्यों? चूंकि आप जानते हैं भारत में जैसे तमाम प्रकार की जो धार्मिक बाधाएं हैं और सभी नागरिकों के समान अधिकार और व्यवहार, जो भी धार्मिक से संबंधित चीजें हैं, एक विधि के समक्ष समता यानी कि सबको समान अधिकार है। तो यह आर्टिकल लागू हो जाने के बाद सबको एक समान अधिकार के अंतर्गत लाया जा सकता है, चाहे वह धार्मिक आधार पर विभेद हो, इन विभेदों को भी खत्म किया जा सकता है। यह इसका एक सकारात्मक लाभ है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में
यूनिफॉर्म सिविल कोड का कार्यान्वयन हुआ है, जिसके माध्यम से जहां पर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, सभी के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया। तो यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इसे लागू करने के बाद हमारे देश में जो सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है, जो आर्टिकल 14 के तहत जो विधि के समक्ष समता है, इसके दृष्टिकोण से एक सकारात्मक कदम है यह। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे भारत में खास करके आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति जो भेदभावपूर्ण नीति आ रही है, खास करके महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में एक सरकार को बेहतर प्रारूप मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि देश में जो प्रजासत्तात्मक मानदंड हैं, ऐसे मानदंडों के संदर्भ में जो व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉ है, आप धार्मिक आधार पे भी जानते हैं, चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे अन्य धर्मों से हो, तो जो पर्सनल लॉ है, उस पर्सनल लॉ के भी संदर्भ में आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कठोर कदम बन सकता है। यह भी एक सकारात्मक कार्य है। चूंकि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो चर्चा में रहा था पिछली बार भी, हमेशा भी रहता है, जैसे 3 तलाक और असमान उत्तराधिकार। ठीक है, जो असमान रूप से वितरण है, उत्तराधिकार और बाल विवाह जैसे मुद्दों का भी समाधान हो सकता है। क्योंकि अभी जो उत्तराखंड राज्य ने ऐसा करके भी दिखाया कि विवाह की आयु एक निश्चित कर दिया गया, जो बहुविवाह जैसी व्यवस्था थी उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आर्टिकल 44 देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है देश में, इसके संदर्भ में एक बेहतर कानून बन जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो न्यायालयों के लिए भी जो कार्य है ना, आप जैसे देखेंगे न्यायालय को भी जो धार्मिक विचारधारा है, इसके अंतर्गत न्याय करने में समस्या होती है। तो जो हमारे न्यायालय हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनके कार्य भी आसान हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, और लोग नागरिकों के लिए, जो नागरिकों का अधिकार है, उस दिशा में कार्य करने के लिए एक अच्छी प्रेरित भावना का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप जान ही रहे हैं कि जो हमारे न्यायालय में सिविल मामले और भी जो पर्सनल कानून से संबंधित मामले लटके हुए हैं, ऐसे मामलों को बहुत आसानी पूर्वक समस्या का समाधान हो सकता है, और भारतीय न्यायपालिका जो बोझ से दबे हुए है, वह भी एक बेहतर क्रियान्वयन करने की शक्ति रख सकता है। तो यह है उसके दिशा में जो सकारात्मक पहलू हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने की जो सकारात्मक पहलू में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है राष्ट्रीय एकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीय एकता, चूंकि इससे क्या है ना, जो एकीकृत भारतीय पहचान है, जो कि अखंड भारत की पहचान है, जो कि एकीकृत भारत की पहचान है, उसे भी बढ़ावा मिलेगा। तमाम सारे पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे, चाहे धार्मिक आधार पर जो बंटवारा है, जो विचारधाराएं हैं, उसे दबा दिया जाएगा। तो इसके वजह से भारत में एक एकीकृत भारतीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश को ही एक दूरदर्शी लाभ होने की संभावना है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, चूंकि यह एडिटोरियल पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी आप इसको
इसके साथ साथ देखिए, सकारात्मक पक्ष के साथ साथ आपको नकारात्मकता भी जानना जरूरी है। किसके नकारात्मक पहलू क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधि विद्वान हैं कि जो इसके नकारात्मक विचारधारा की ओर भी बात करने के लिए गुमराह कर रहे हैं और नकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, हर पक्ष, हर वाक्य का अपना एक पहलू होता है, सकारात्मक नकारात्मक। वह क्या है? तो समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क क्या है? तर्क यह है कि सांस्कृतिक संरक्षण, सबसे बड़ी बात, जो भारत की विविध विरासत है ना, जो भारत की बहुलवादी समाज है, जो भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाएं हैं, जो भारत का एक प्रमुख रूप से पहचान है कि भारत की विविध विरासत, और ये विविध विरासत कई धर्मों से जुड़ा हुआ है। भारत की जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाएं हैं, तो ये एक प्रकार का जो मिश्रण भावना है ना, अगर ये नकारात्मकता की दृष्टि से बात किया जाए तो ऐसे भावनाओं को खत्म किया जा सकता है। तो ये नकारात्मक पहलू है कि इससे क्या है कि भारत की सांस्कृतिक संरक्षण को थोड़ा सा ठेस पहुंच सकता है। यह इसका एक नकारात्मक पहलू है। इसके साथ साथ चूंकि एक बात और आपको बताया गया है कि आपके जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में आपको अनुच्छेद 25 के द्वारा, जो कि एक गारंटीकृत है, उसमें आप देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता और यहां आर्टिकल 44 के बीच एक नकारात्मक विभेद पैदा हो जा रहा है। यह है कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता एवं आस्था में जो संतुलन रखने की विचारधारा है, उसमें कि विरोध पनप जाएगा। भाई, लोग कहेंगे कि हमारा धर्म है, हमें धर्म की स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन उसमें एक विभेद बन जाएगा, ऐसा मानना है। तो ये रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में, जो प्रमुख न्यूज़पेपर द हिंदू जैसे प्रमुख न्यूज़पेपर का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल था, जिसको हमने आपको बताया कि क्या है आर्टिकल 44 और इसका सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर जानें। जय हिंद।